नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 29 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद पूरी अरब कंट्री तो भड़की हुई है, लेकिन यमन की तरफ से, खासकर हुतीज ग्रुप की तरफ से बहुत बड़ी धमकी देखने को मिली। और इस धमकी की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका भाग गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है और इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही रशिया यूक्रेन की जंग में रशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और जो जेलेंस्की हैं उनको किस हिसाब से घुटनों पे लाया गया, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इजराइल ने एक ऐसा खतरनाक डिफेंस सिस्टम निकाला है जिसके बाद यकीन मानिए अब इजराइल से लड़ना, इजराइल को हराना या फिर इजराइल पे हमला करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। और ये उसके दुश्मनों के लिए, यानी इजराइल के खिलाफ जो हथियार उठाते हैं उनके लिए एक बेहद खतरनाक खबर है। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही भारत की तरफ से भी कुछ बहुत बड़ी खबरें आई हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। वहीं पाकिस्तान ने भी एक बड़ी धमकी दी है और इस धमकी के क्या मायने होने वाले हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है ये बहुत अहम होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही एक बात आपसे कहते थक गया कि हर वीडियो में आप चाहे तो फिलिस्तीन के लिए दुआ कर सकते हैं। क्या आप अपनी उंगलियां चला के फिलिस्तीन के हक में दुआ नहीं कर सकते? बड़ा सिंपल सा सवाल आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप इतनी सी भी जहमत नहीं उठा सकते कि यार लिख दूं कि फिलिस्तीन आजाद होगा? अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर बात ही खत्म है, क्या कहा जाए। खैर, जो लोग समझदार हैं वो करते हैं तो आप भी कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो सोमालीलैंड को लेके आ रही है। दरअसल जो सोमालीलैंड है इससे पहले तक आज तक उसको किसी ने मान्यता नहीं दी। इस वजह से सोमालीलैंड पूरी तरीके से कंगाल था। चूंकि साल 1991 की बात है जब सोमालिया में अचानक से गृहयुद्ध हुआ और इस गृहयुद्ध के बाद एक बड़ा तबका था जिसने कहा कि यह जमीन आज से हमारी है। सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न में कभी इजराइल ने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन हमारी है। अब जमीन कब्जा करके आप अपना एक देश बना ले, इससे आपको मान्यता तो मिलेगी नहीं। हालांकि इजराइल को काफी सालों बाद मिल गई थी लेकिन सोमालीलैंड को नहीं मिली। अब ऐसे हाल में सोमालीलैंड बिल्कुल कंगाल था। रुपए जो वहां की करेंसी है उसको तौल तौल के लोग बेच रहे थे। यानी इतनी गई गुजरी स्थिति थी और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि सोमालीलैंड फिर से सोमालिया में आ जाता। लेकिन इजराइल ने यहाँ पे बहुत बड़ा खेल खेला और बड़ा क्या कहें, साफ तौर पे कहा जाए तो बहुत गंदा खेल खेला कि सोमालीलैंड को उसने मान्यता दे दी। और मान्यता देने के बाद कहा कि सोमालीलैंड के साथ हम व्यापार करेंगे, सोमालीलैंड के साथ हम बिजनेस करेंगे, उसकी करेंसी को हम फायदा पहुंचाएंगे। और ये तमाम बातें जब बोली गई तब दोस्तों मेरे जहन में एक सवाल निकल के आया कि भाई साहब इजराइल को इतनी क्या चुल्ल मची है कि ये सोमालीलैंड की जमीन को मान्यता दे दे। इसमें इसका क्या फायदा है? इसके तो अपने वैसे ही इतने टेंशन भरे मामले हैं। सीरिया से इसकी लड़ाई है, लेबनान से है, इधर गाजा में चल ही रहा है, ईरान धमकी पे धमकी दे ही रहा है और चारों तरफ से प्रेशर भी है, गरीबी है, तमाम चीजें हैं। तो अचानक से इसको सोमालीलैंड की चुल्ल क्यों मच गई? तब इसके बारे में जब डिटेल में रिसर्च की और थोड़ा सा कभी भी किसी चीज को देखें, किसी खबर को सुने तो खबर को सुनने के बाद एक बार मैप जरूर खोलें। क्योंकि जब आप मैप खोलते हैं तो नक्शे आपको बहुत कुछ बताते हैं। और अब आपको उसी नक्शे के हिसाब से पूरी चीज बताता हूं दोस्तों। जब आप मैप खोल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक तरफ सोमालिया है और सोमालिया के समुद्र के साइड सोमालीलैंड है। और उस सोमालीलैंड की खास बात यह है कि यह यमन से बिल्कुल नजदीक है। यानी अगर इजराइल को हुतीज ग्रुप से लड़ना है, अगर हुतीज पे हमला करना है तो सोमालीलैंड जैसी जगह कोई हो ही नहीं सकती। अगर हुतीज पे अटैक करना है तो सोमालीलैंड जैसी जगह कोई हो भी नहीं सकती। और अगर सोमालीलैंड में इजराइल का एयरबेस बन गया तो साल में हुतीज ग्रुप की मुसीबतें नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि अब आप रिपोर्ट अपने सामने देखें कि हुतीज ने साफ तौर पे धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस अगर इजराइल की सोमालीलैंड में हुई तो हम डायरेक्ट हमला करेंगे, चूंकि ये हमारे लिए डायरेक्ट खतरे की बात है। अब आप समझ रहे हैं इसने क्यों मान्यता दी? ताकि ये सोमालीलैंड में अपना आर्मी बेस बनाए और यमन के हुतीज ग्रुप के ऊपर हमला कर दे। और जो टाइम पीरियड इसको लगता था इजराइल से उड़ के जाने में यमन तक, आधे घंटे का जो भी टाइम लगता था वो टाइम इसका कट हो जाए। जब भी इसको हमला करना हो तो ये सोमालीलैंड से ही 10-15 मिनट में जाके हमला करके वापस आ जाए।
इस वजह से इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी। नक्शे के हिसाब से आप नजदीकी समझें कि इजराइल से कहां पे है यमन और सोमालीलैंड से कहां पे है यमन। इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं, इधर सोमालीलैंड के साथ एक बड़ी डील भी इजराइल ने की है और ये डील बड़ी अंदर की है। इसके बारे में ज़्यादा देशों ने जानकारी इकट्ठा नहीं की, ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों पे आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोमालीलैंड भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सकता है। यानी एक पे खतरा तो दूसरे पे खतरा, एक पे हमला तो दूसरे पे हमला, और एक दूसरे पे कभी हमला ना करना, ये तमाम समझौते जब सोमालीलैंड ने बोले कि हम कर देंगे तो इजराइल ने कहा ठीक है, हमको क्या, हमको वहाँ पे ज़मीन मिल जाएगी, हम अपना एयरबेस बना लेंगे और आने वाले टाइम में यमन से हम निपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हूतीज़ ने इनको बड़ा नुकसान पहुंचाया था पिछले कई सालों में, तो इस वजह से इन्होंने सोमालीलैंड को मान्यता दी। खैर, इधर इजराइल सोमालीलैंड को मान्यता दे रहा है, लेकिन इसको पता भी है कि आने वाले टाइम में हूतीज़ शांत नहीं बैठेंगे, हूतीज़ हमला करेंगे, हूतीज़ मारेंगे जरूर। इस वजह से इसने अपना आयरन बीम, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था कि इसकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटी है, उसको भी आज आईडीएफ को हैंडओवर कर दिया उस बनाने वाली कंपनी ने, और आज से आयरन बीम या फिर लेज़र बीम जो भी आप कह लें, वो इनकी सिक्योरिटी में मुस्तैदी के साथ तैनात होगा। अब जो जानते हैं कि आयरन बीम क्या है वो तो एक बार और सुन लें, लेकिन जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें ना तो मिसाइल लगेगी, ना ही ड्रोन लगेगा, और ना ही इसमें पैसे खर्च होंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार बच्चे खेलते हैं, हम आप भी बचपन में खेले होंगे, कि एक लेंस लेते थे, कागज़ पे ऐसे प्रोजेक्टाइल करते थे, और जैसे ही कागज़ पे एक जगह उसकी रोशनी इकट्ठा होती थी वो कागज़ जल जाता था। सेम इसी टेक्नोलॉजी का यूज इस आयरन बीम में किया गया है कि लेज़र की किरणों को एक पार्टिकुलर जगह पे बेहद हाई इंटेंसिटी के साथ जब फेंका जाएगा तो वो चीज़ जल के खाक हो जाएगी, वो चाहे कोई ड्रोन हो, चाहे कोई फाइटर जेट हो या फिर कुछ भी हो। और लेज़र की किरणों को निकालने के लिए खतरा कुछ हजार में आएगा। इससे पहले 40-40, 50-50 लाख की एक मिसाइल इंटरसेप्टर के लिए फेंकी जाती थी, अब वो खर्चा इजराइल ने कॉस्ट कटिंग करके हजारों में ला दिया। तो यकीन मानिए इजराइल कुछ बहुत बड़ी तैयारी भी कर रहा है। एक तरफ सोमालीलैंड को मान्यता देना, एक तरफ अपना आयरन बीम तैनात करना, मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। भले ही आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। खैर, इधर ये तमाम तैयारियां दोस्तों चल रही हैं। इधर अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को और आगे ले जाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू इस समय पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका के दौरे पे। फ्लोरिडा में उनका प्लेन शायद अब तक उतर भी चुका होगा, और इस दौरान काफ़ी चीज़ें निकल के भी आ रही हैं। पहला तो सोमालीलैंड के साथ अब्राहम अकॉर्ड का क्या मुद्दा है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से डिस्कस किया जाएगा। साथ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप एग्री कर जाते हैं तो उस सूरत हाल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि सोमालीलैंड को अमेरिका भी मान्यता दे देगा, और अगर एक बार अमेरिका ने मान्यता दे दी तो फिर बाकी देशों की विरोध करने का कोई खास मतलब नहीं है। जो अरब कंट्रीज विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे आपको बताऊं तो फिर इनके बोलने का कोई मतलब नहीं बनेगा, बस ये भूकेंगे। जैसे गाजा के मुद्दे पे भी ये बस मुंह से बोलते हैं, पीठ पीछे तो इजराइल से पैसा ही खाते हैं। तो अब सोमालीलैंड के मामले पे भी ऐसा कुछ होगा, बाकी आप समझदार हैं क्या होने वाला है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि जेलेंस्की भाई साहब भी, यूक्रेन के राष्ट्रपति, पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और मिलने के दौरान रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि बातचीत लगभग सफल हो गई है। 95% डील डन हो चुकी है, और बाकी जो 5% है डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि जेलेंस्की कॉम्प्रोमाइज कर ले, यानी भले ही उनकी देश की बेइज्जती हो लेकिन जेलेंस्की मान जाए और मामले को क्लियर कर दें। अब ये 5% क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो 5% वो पर्टिकुलर जमीन का हिस्सा है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल है, जहां पे कीमती खनिज है, उसी 5% जमीन की बात हो रही है। वो यूक्रेन को देना होगा। यूक्रेन उसको देता है तो ठीक है, चूंकि मीटिंग से ठीक 5 मिनट पहले पुतिन से फोन पे बातचीत ट्रंप ने की, और ये रिपोर्ट आज वर्ल्ड वाइड काफी फेमस चल रही है दोस्तों। इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, और ये अपडेट हमारी सरकार से हमारा एक सीधा सवाल भी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय मुसलमान अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो 2 ही देशों में जाते हैं, या तो सऊदी या तो दुबई। और भारत की सरकार सऊदी अरब से अपने राजनीतिक रिश्तों को लेके बड़े दावे करती है कि भाई साहब, सऊदी से हमारा देखो कितना अच्छा रिश्ता है। जब भारत के मुसलमान को मारा जाता है
और सऊदी के मुसलमान को गले लगाया जाता है, कुर्सी ऑफर की जाती है, तो ऐसे हाल में ये कहते हैं सरकार के लोग और अंधभक्त मंडली की यार वो असली मुसलमान हैं, यहाँ के कन्वर्टेड, चलो मान लिया कन्वर्टेड है तो हैं। अब आप सुनो, जिस सऊदी से बड़े अच्छे राजनीतिक संबंध होने की बात हमारी सरकार कर रही है, वही सऊदी पाकिस्तान को अपना सर्वोच्च सम्मान देता है, आसिम मुनीर को सर्वोच्च सम्मान, यानी भारत का भारत रत्न किसी को मिल जाए वैसी बात आप समझिए। और दूसरी तरफ रिपोर्ट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सऊदी अरब उठा उठा के भारत के लोगों को भारत वापस फेंक रहा है। 13 से 14 हजार लोगों को एक साथ भारत में फेंक दिया गया और ये भारत के लिए बड़ी टेंशन की बात होनी चाहिए थी। भारत सरकार को इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार खामोश है। आप सोचिए कि सऊदी अरब ने जब भारत के लोगों को निकाला तो ऐसा नहीं कि सऊदी अरब खामोश हो जाएगा। सऊदी अरब पूरी दुनिया में बताएगा कि हमने इस वजह से निकाला, हमें ये दिक्कतें थी, ये लोग विश्वास लायक नहीं थे, या फिर ये लोग चोरी करते थे, या फिर जो भी करते थे, ये तमाम बात सऊदी बोलेगा। और जब बोलेगा तो भारत के लोगों की जो इज्जत है वो डाउन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जब भारत के लोगों की इज्जत डाउन हो जाएगी तो भारतीयों को कोई नौकरी पे नहीं रखना चाहेगा। और इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो ये जो बेचारे मजदूरी करने जाते हैं, जो भारत से ट्रक चलाने जाते हैं, जो वहाँ पे किसी फैक्ट्री में खटने जाते हैं, उनको नौकरी मिलना और मुश्किल हो जाएगा। और साफ बात ये भाई साहब कि अपने देश में तो रोजगार है नहीं, जो विदेशों में जाके कमा रहे हैं जिससे उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, उनके भी पेट पे लात पड़ी। अब क्यों पड़ी है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, बट ट्रस्ट मी दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस। ये बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर पाकिस्तान ने भी बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भारत को सिखाया कि जंग बच्चों का खेल नहीं है। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देखें। जरदारी जैसे लोग अब बोलते हैं कि हमने भारत को सिखाया कि जंग बच्चों का खेल नहीं है और दोबारा हम इससे भी कड़े लेवल पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं। और एक बात इन्होंने बोली और इसका जवाब हर भारतीय को तो देना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं उनको मुंह खोल के बोलना चाहिए। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आसिम मुनीर से मोदी डरते हैं। जिस पाकिस्तान के खिलाफ भारत कभी बड़ी बड़ी बातें करता था, पूरी दुनिया में उसको बदनाम करता था, आसिम मुनीर के नाम से मोदी इस कदर डर चुके हैं कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जहर नहीं उगलते। और ये बात रिकॉर्ड तौर पे उसने बोली, लेकिन आज इसके बारे में हमारे देश की गोदी मीडिया कुछ नहीं बताती आपको। सरकार का तो स्टैंड ही क्या है। और अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो यकीन मानिए बहुत बेइज्जती होगी अपनी, और सरकार को इस मामले में कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, कार्रवाई की बात आप छोड़ें, इधर एक और रिपोर्ट आई, विजुअल्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहे हैं कि भाई साहब इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में कुछ अहम समझौते भी होंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करें, मीटिंग करें, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे को मान्यता ही नहीं देते थे। इनके हिसाब से बांग्लादेश इनका दुश्मन था। बांग्लादेशी सोचते थे कि पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन गजब की हमारी किस्मत कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक हो गए। और एक होने के बाद क्या कुछ होगा बताने की जरूरत नहीं है। जब आप चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हों तो आपको सतर्क रहने की विशेष जरूरत है, भले इस बात को आप चाहे जितना इग्नोर कर दें। अब कोई सवाल पूछे तो क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूं, और इनकी सरकार और इनके गुंडे क्या कर रहे हैं वो भी आप जान लो। मध्य प्रदेश के सतना का एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें एक युवक को कोई समस्या थी, कोई गुंडा उसको परेशान कर रहा था, मार रहा था, और ये बात अपने बीजेपी के नेता के सामने जब वो रखने जाता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं बोलो जय श्री राम। वीडियो देखें आप। बोलेंगे क्या सत्ता के लोग, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय काफी हो गया है और मुझे लगता है कि हमारा नहीं कोई बात क्या अन्याय हुआ है? समस्या क्या है बता ना। समस्या है मेरे को व्यापक घोटाला का मास्टरमाइंड। भारत माता की। मैं बिना आज भी भोपाल में पढ़ता हूँ मैं, आज भी भोपाल में मेरी फैमिली को मारा जा रहा है, मेरी फैमिली को मारा जा रहा है।
लड़का हो गया। अरे यार कहाँ से आज इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वो बेचारा किसी चीज से परेशान था, वो अपनी बात रखने गया था, लेकिन 100 बात की एक बात कि जहां फंस जाओ बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम। श्री राम के पीछे छुपने वाली ये कायर है। इधर ये तमाम चीजें चल रही, इधर इनको गुंडों ने क्या किया वो अब जान लो। सुप्रिया श्रीनेत्र कांग्रेस की बड़ी कद्दावर नेता है, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया और इन्होंने अपने रिटर्न में ये बात बताई है। ओडिशा के बालासोर में एक युवक को जबरदस्ती मार पीट के जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तानी होने का आरोप लगा दिया गया। वीडियो देखें पहले। इस वीडियो में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये गुंडे प्रभु श्री राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। कुछ भी हो बोलो जय श्री राम। इस हिसाब से मैं कोई गलत काम करूं बोलूं जय श्री राम, मैं चोरी करूं बोलूं जय श्री राम, लड़की छेड़ दूं फिर बाद में बोल दूं जय श्री राम, तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? गजब के लोग हैं यार। और एक बात नहीं समझ में आती कि भाई मुख्यमंत्री तो हिंदू, यहां की मेजर पॉपुलैरिटी तो हिंदू, साथ ही यहां के जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो हिंदू, ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू, ज्यादातर विधायक हिंदू, ज्यादातर सांसद हिंदू, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा पहले आप वो सुन ले। आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं ये। सबके सब हिंदू है और कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है तो नाक रगड़ के पानी में अपने पद से इस्तीफा दे दो। मोदी जी तुमको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। अब आप अपने मुंह से बताइए कि संजय सिंह ने जो कहा क्या गलत कहा? अगर इतना होने के बाद भी खतरे में है तो भाई साहब दिक्कत है, नाक रगड़ के मर जाओ, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जो बेंजामिन नेतन्याहू जा चुके हैं, तो क्या कुछ उस मीटिंग में होगा वो बड़ा अहम होगा, उसके बारे में अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगली वीडियो आप लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन हिट कर ले, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो कोई भी खबर आपसे छूटती नहीं है। चूंकि सोशल मीडिया है, रोज 10 वीडियो आती है, अब कहाँ किसको देखेंगे। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।